नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अभिव्यक्ति में। एक छोटा सा निवेदन। कुछ लोग हिंदी भाषा को सरल समझकर इसके व्याकरण पर विशेष ध्यान नहीं देते, जिससे भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में पीछे रह जाना पड़ता है। अतः हमने संपूर्ण हिंदी व्याकरण के एक एक बिंदु का अत्यंत सरल भाषा में वीडियो बनाने का प्रयास किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, जिससे आपको मिले हमारे वीडियो सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं शब्द रचना का एक और प्रकार, संधि के बारे में। संधि, जिसे अंग्रेजी में ज्वाइनिंग या ज्वाइंटिंग भी कहते हैं, का अर्थ होता है मेल। हिंदी भाषा में जब पास पास के दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उस मेल से परिवर्तन हो जाता है। व्याकरण में इस प्रकार के परिवर्तन को संधि के नाम से जाना जाता है। परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि का अर्थ है मेल। जैसे विद्या और आलय मिलकर के विद्यालय शब्द बनता है, जगत और ईश मिलकर के जगदीश शब्द का निर्माण होता है, और मनः धन रथ मिलकर के मनोरथ शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम तीनों संधियों का अलग अलग विस्तृत अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। तो आइए जानते हैं स्वर संधि क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहा जाता है। जैसे हिम धन आलय मिलकर के हिमालय बनाते हैं। यहाँ पर हिम शब्द में अंतिम वर्ण अ जो कि एक स्वर है, वहीं आलय शब्द का प्रथम अक्षर आ भी एक स्वर है। इस प्रकार दोनों स्वरों के मिलने पर जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। इसी प्रकार महाधन इंद्र मिलकर के महेंद्र बनाते हैं। महा में अंतिम वर्ण आ और इंद्र का प्रथम वर्ण ई भी एक स्वर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यदि स्वर हो तो जो परिवर्तन दोनों के मिलने पर होगा वह स्वर संधि कहलाएगा। यह स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। हम लोग प्रत्येक स्वर संधि का अलग अलग अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की मुख्यतः 3 शर्तें हैं। पहला, जब अ या आ के बाद अ या आ आए तो दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। वहीं जब ई या ई के बाद पुनः ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर बड़ी ई हो जाती है। और तीसरा है, जब ऊ या बड़ा ऊ के बाद ऊ या बड़ा ऊ पुनः आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ ही हो जाता है। दीर्घ स्वर संधि की पहली शर्त, अ या आ के बाद अ या आ आएगा तो आ हो जाएगा। जैसे धर्म और अर्थ में धर्म का अंतिम स्वर अ है, अर्थ का प्रथम स्वर अ है, तो दोनों के मिलने पर आ हो जाएगा, अर्थात धर्म और अर्थ धर्मार्थ बन जाएगा। ऐसे ही देव और आलय से देवालय, विद्या और अर्थी से विद्यार्थी और दया धन आनंद से दयानंद बन जाता है। वहीं हम दूसरी शर्त, ई या ई के बाद ई या बड़ी ई आए तो बड़ी ई ही हो जाती है। जैसे रवि और इंद्र मिलकर के रविंद्र बनाते हैं, गिरि और ईश मिलकर के गिरीश हो जाता है। मही धन इंद्र मिलकर के महेंद्र, नदी धन ईश मिलकर के नदीश, मुनि और इंद्र मिलकर के मुनीन्द्र, मुनि और ईश मिलकर के मुनीश, नारी और इंदु मिलकर के नारीन्द्र तथा माही धन ईश मिलकर के माहीश बन जाता है। यदि हम दीर्घ स्वर संधि की तीसरी शर्त की बात करें, जिसमें कहा गया है ऊ या बड़ा ऊ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाता है। इसके उदाहरण को देखें तो भानु और उदय मिलकर के भानुदय, विधु और उदय मिलकर के विधुदय, लघु धन उर्मि मिलकर के लघुर्मि, सिंधु धन उर्मि सिंधुर्मि, वधु धन उत्सव वधूत्सव, वधु धन उल्लेख वधुल्लेख, भूनि धन ऊर्ध्व भूर्ध्व, वधु धन ऊर्जा वधूर्जा हो जाता है। स्वर संधि का दूसरा प्रकार है गुण स्वर संधि। इसके भी 3 शर्तें हैं। पहला है
जब अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। दूसरी शर्त है जब अ या आ के बाद उ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। तथा तीसरी शर्त है अ या आ के बाद री आएगा तो दोनों के स्थान पर अर हो जाएगा। जैसे नरेंद्र शब्द को देखें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, नर और इंद्र। नर का अंतिम स्वर अ है जबकि इंद्र का प्रथम स्वर ई है, जिससे मिलकर के ए हुआ है। इस प्रकार यह गुण स्वर संधि है। ऐसे ही अन्य उदाहरण है, देव और इंद्र मिलकर के देवेंद्र, नर और ईश मिलकर के नरेश, परम धन ईश्वर मिलकर के परमेश्वर, महाधन इंद्र से महेंद्र, रमाधन इंद्र से रमेंद्र, ज्ञानधन उपदेश से ज्ञानोपदेश, हितधन उपदेश से हितोपदेश, महाधन उत्सव से महोत्सव, महाधन उद्धि से महोदधि, जलधन उर्मि से जलोर्मि और सागर धन उर्मि से सागरोर्मि हो जाता है। यदि हम स्वर संधि के तीसरे प्रकार वृद्धि स्वर संधि की बात करें तो इसकी दो शर्तें हैं। पहली है जब अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, जबकि दूसरी शर्त कहती है जब अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे एक शब्द है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक धन एक। एक में अंतिम वर्ण अ है जबकि दूसरे एक में प्रथम वर्ण ए है, दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। इस प्रकार यह वृद्धि स्वर संधि की प्रथम शर्त को पूर्ण करता है। ऐसे ही अन्य उदाहरण मत और ऐक्य मिलकर के मतैक्य, सदा धन एवं मिलकर के सदैव, तथा धन एवं मिलकर के तथैव बनाते हैं। दूसरी शर्त में भी ऐसे ही है, वन और औषधि मिलकर के वनौषधि, जल और ओघ मिलकर के जलौघ, महाधन औषधि मिलकर के महौषधि, परम धन औषधि मिलकर के परमौषध, वन धन औषध मिलकर के वनौषध, महाधन औषध मिलकर के महौषध आते हैं, जो वृद्धि संधि के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। स्वर संधि के चौथे प्रकार यण स्वर संधि की बात करें तो इसकी तीन शर्तें हैं। पहला है ई या बड़ी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर य हो जाता है। दूसरी शर्त कहती है उ या बड़ा उ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर व हो जाएगा। जबकि तीसरी शर्त के अनुसार री के बाद कोई असमान स्वर होने पर दोनों के स्थान पर र हो जाता है। उदाहरण के लिए यद्यपि शब्द को देखें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, यदि और अपि। यदि का अंतिम वर्ण ई है जबकि अपि का प्रथम वर्ण अ है। प्रथम शर्त के अनुसार ई के बाद अ आने पर य हो जाता है, तो यहाँ पर यदि धन अपि मिलकर के यद्यपि बन गया है। इसी प्रकार अति धन अधिक मिलकर के अत्यधिक हो जाता है। इति धन आदि मिलकर के इत्यादि, इति धन आचार मिलकर के अत्याचार, नदी धन अर्पण मिलकर के नद्यर्पण और देवी धन अर्पण मिलकर के देव्यर्पण बन जाता है। यण संधि की दूसरी शर्त उ के बाद यदि अ या आ आए तो दोनों के स्थान पर व हो जाएगा। इसमें अन्वय शब्द है। अन्वय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और अय। अनु का अंतिम वर्ण उ है जबकि अय का प्रथम वर्ण अ है। इस प्रकार अन्वय शब्द की निष्पत्ति हुई है। अन्य उदाहरण हैं गुरुधन अर्पण से गुरुवर्पण, सुधन आगत से स्वागत, गुरुधन आकृति से गुरुवाकृति और अनुधन ऐसण से अन्वेषण। तीसरी शर्त के अनुसार री के बाद अ या आ आए तो दोनों के स्थान पर र हो जाता है। जैसे पितृधन आज्ञा से पित्राज्ञा। यदि हम स्वर संधि के अंतिम प्रकार अयाद्य स्वर संधि को देखें तो इसकी चार शर्तें हैं। पहला है ए के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर अय हो जाता है। दूसरी शर्त है अय के बाद कोई असमान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर आय हो जाएगा। वहीं तीसरी शर्त कहती है ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर अव हो जाएगा। जबकि चौथी शर्त के अनुसार औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर आव हो जाएगा। उदाहरण के लिए नयन शब्द का संधि विच्छेद ने धन अन है। वहीं गायक शब्द गय और अक से मिलकर के बना है, जो क्रमशः अयाद्य संधि की पहली और दूसरी शर्त को पूरा कर रहे हैं।
वहीं तीसरी शर्त के अनुसार ओ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो अव हो जाएगा। जैसे पो के बाद अन आया है तो पवन हो गया है। चौथी शर्त औ के बाद असमान स्वर आएगा तो आव हो जाएगा। जैसे पावक पौ और अक से मिलकर के बना है। वहीं नाविक भी नौ और इक से मिलकर के बना है। हम संधि के दूसरे प्रकार व्यंजन संधि को देखें तो कह सकते हैं व्यंजन का व्यंजन या किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे शरत धन चंद्र मिलकर के शरत चंद्र होता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन है जबकि दूसरे शब्द का भी प्रथम वर्ण व्यंजन है। जो परिवर्तन हो रहा है वह व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। व्यंजन संधि के प्रकार तो नहीं हैं लेकिन इसके कुछ नियम व शर्तें हैं। आइए हम लोग एक एक नियम व शर्तें विस्तार से जानते हैं। पहला नियम है किसी वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, च, ट, त या प का मेल किसी वर्ग के तीसरे या चौथे या य, र, ल, व या ह तथा किसी भी स्वर से हो तो क के स्थान पर ग, च के स्थान पर ज, ट के स्थान पर ड और प के स्थान पर ब हो जाता है। जैसे दिक धन गज से दिग्गज, वाक धन ईस से वागीस, अच धन अंत से अजंत, खट धन आनंद से सडानन, अप धन ज से अब्ज हो जाता है। व्यंजन संधि की दूसरी शर्त के अनुसार किसी वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प का मेल न या म से हो तो उसी के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। वर्तमान हिंदी में अब पांचवें वर्ण का उपयोग नहीं होता। पांचवा वर्ण अर्थात अंग, इय, ड़, न और म। इसके स्थान पर अब अनुस्वार अर्थात अंग का प्रयोग होने लगा है। जैसे वाक धनमय मिलकर के वांगमय, खट धन मास मिलकर के खड़मास, उद धन नयन मिलकर के उन्नयन और अप धनमय मिलकर के अममय बन जाता है। व्यंजन संधि की तीसरी शर्त है त का मेल यदि ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र या व से या इसके अलावा किसी स्वर से हो तो दोनों के स्थान पर द हो जाता है। जैसे सत धन भावना से सद्भावना, जगत धन ईश से जगदीश, भगवत धन भक्ति से भगवत भक्ति, तत् धन रूप से तद्रूप और सत धन धर्म से सद्धर्म बन जाता है। व्यंजन संधि का चौथा नियम कहता है कि त के बाद च या छ होने पर दोनों के स्थान पर च, ज या झ होने पर दोनों के स्थान पर ज, ट या ठ होने पर दोनों के स्थान पर ट, ड या ढ होने पर दोनों के स्थान पर ड और ल होने पर दोनों के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे उत धन चारण से उच्चारण, सत धन जन से सज्जन, उत धन झटिका से उज्झटिका, तत् धन टीका से तट्टिका, उत धन डयन से उड्डयन और उत धन लास से उल्लास बनता है। व्यंजन संधि की पांचवी शर्त के अनुसार त के बाद यदि श हो तो त के स्थान पर च और स का छ हो जाता है। जैसे उत धन श्वास से उच्छ्वास, उत धन शिष्ट से उच्छिष्ट और सत धन शास्त्र से सच्छास्त्र हो जाता है। व्यंजन संधि के अगले नियम के अनुसार त के बाद यदि ह हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे उत धनहार से उद्धार, उत धनहरण से उद्धरण और तत् धनहित से तद्धित बनता है। व्यंजन संधि की सातवीं शर्त कहती है यदि स्वर के बाद छ वर्ण आए तो छ से पहले च वर्ण लगा दिया जाता है। जैसे स्वधन छंद से स्वच्छंद, आधन छादन से आच्छादन, संधि धन छेद से संचित छेद और अनुधन छेद से अनुच्छेद हो जाता है। व्यंजन संधि की आठवीं शर्त के अनुसार यदि म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन आए तो म अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे किम के बाद चित आए तो किंचित और किम के बाद कर आए तो किंकर हो जाता है। ऐसे ही सम के बाद कल्प से संकल्प, समधनचय से संचय, समधन तो से संतोष, समधन बंध से संबंध और समधन पूर्ण से संपूर्ण हो जाता है। व्यंजन संधि के अगले नियम की बात करें तो म के बाद यदि फिर से म आए तो दोनों का द्वित्व हो जाता है अर्थात दो बार म बन जाता है। जैसे सम के बाद मति आए तो सम्मति या सम के बाद मान आए तो सम्मान हो जाता है।
व्यंजन संधि की अगली शर्त है कि म के बाद य से ह तक कोई भी व्यंजन आए तो म अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे समधन योग से संयोग, समधन रक्षण से संरक्षण, समधन विधान से संविधान, समधनवाद से संवाद, समधन शय से संशय, समधन लग्न से संलग्न और समधन सार से संसार हो जाता है। व्यंजन संधि की अगली शर्त है कि री र स के बाद यदि न हो तो न का ड़ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे परिधन नाम से परिणाम, प्रधन मान से प्रमाण, रामधन अयन से रामायण और परिधन मान से परिमाण हो जाता है। व्यंजन संधि की अंतिम शर्त है स के पहले यदि अ या आ के अलावा कोई भी स्वर आए तो स का श हो जाता है। जैसे अभिधन सेक से अभिषेक, निधन सिद्ध से निषिद्ध, विधन सम से विषम, सुधन सुप्ति से सुषुप्ति हो जाता है। अब बात करते हैं विसर्ग संधि की। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो बदलाव होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः धन अनुकूल से मनोनुकूल बनता है। विसर्ग संधि की भी कुछ नियम व शर्तें हैं, आइए एक एक कर जानते हैं। पहली शर्त है विसर्ग के पहले यदि अ और बाद में भी अ आए या वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या य र ल व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः धन अनुकूल मनोनुकूल, मनः धन बल मनोबल, अथ धन गति अधोगति, वयः धन वृद्धि वयोवृद्धि में बदल जाता है। विसर्ग संधि की दूसरी शर्त के अनुसार विसर्ग से पहले यदि अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और बाद में भी कोई स्वर हो या वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या य र ल व ह में से कोई भी हो तो विसर्ग का र में बदलना हो जाता है। जैसे निधन आहार से निराहार, निधन धन से निर्धन, आशीह धनवाद से आशीर्वाद, निधन आशा से निराशा और दुह धन जन से दुर्जन बन जाता है। विसर्ग संधि की तीसरी शर्त के अनुसार यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का श में बदलना हो जाता है। जैसे निधन चल से निश्चल, दुहधन शासन से दुशासन, निधन छल से निश्चल और दुहधन चरित्र से दुष्चरित्र बन जाता है। विसर्ग संधि की अगली शर्त के अनुसार यदि विसर्ग से पहले त या स हो तो विसर्ग का स बन जाता है। जैसे नमः धनते से नमस्ते, दुहधन साहस से दुस्साहस, दुहधनतर से दुस्तर, निधन संतान से निस्संतान और निधन तेज से निस्तेज हो जाता है। विसर्ग संधि की पांचवी शर्त के अनुसार विसर्ग से पहले ई, उ और बाद में क, ख, च, ठ, प और फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का स में परिवर्तन हो जाता है। जैसे निधन कलंक से निष्कलंक, निधन चल से निष्फल, धनुधन टंकार से धनुष टंकार, चतुर्धन पाद से चतुष्पाद, निधन काम से निष्काम और निधन ठुर से निष्ठुर में परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग संधि का अगला नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग गायब हो जाता है। जैसे अतः धन एव से अतएव का निरूपण होता है। विसर्ग संधि की अगली शर्त के अनुसार विसर्ग के बाद यदि र हो तो विसर्ग भी लुप्त हो जाता है और स्वर्ग दीर्घ बन जाता है। जैसे निधन रोग से निरोग और निधन रस से नीरस बन जाता है। विसर्ग संधि की अंतिम शर्त के अनुसार विसर्ग के बाद क, ख या प, फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंतः धन करण से अंतःकरण बनता है। संपूर्ण संधि को एक वीडियो में पिरोने का प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।